जय हिंद दोस्तों। 3 नवंबर के करंट अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है। और आज के करंट अफेयर्स का पहला टॉपिक आदि महोत्सव है। देखिए, केंद्रीय आदिवासी मामलों के मंत्री जो कि अर्जुन मुंडा हैं, इन्होंने 10 दिवसीय आदिवासी महोत्सव आदि महोत्सव की शुरुआत की है। अभी देखिए, महोत्सव आदि महोत्सव शुरू क्यों किया गया, इसको मनाए जाने का कारण क्या है। भारत में कई जगह पर अभी भी ऐसी जनजातियां हैं, ऐसे आदिवासी समूह हैं जो कि सामान्य जनमानस से दूर हैं, सामान्य जनमानस की तरह अपने जीवन व्यतीत नहीं कर रहे हैं। वो अभी भी केवल वनों पर निर्भर हैं। वर्तमान में पर्यावरण की क्षति हो रही है और वनों की संख्या कम होती जा रही है। ऐसे में आदिवासी समुदाय भी कम होते जा रहे हैं, लुप्त होते जा रहे हैं। तो उन्हें बचाने के लिए और उनकी संख्या को अधिक बढ़ाने के लिए, उनकी संस्कृतियों को बढ़ाने के लिए सरकार प्रत्येक वर्ष अलग अलग क्षेत्रों को लेकर, अलग अलग क्षेत्रों की जनजातियों को लेकर के, उनकी संस्कृति को लेकर के आदि महोत्सव मनाता है। और 2017 से इस आदि महोत्सव की शुरुआत की गई थी। तो इस बार के जो आदि महोत्सव को मनाया जा रहा है वो मध्य प्रदेश के जनजातीय शिल्प और संस्कृति पर केंद्रित है। तो याद रखिएगा कि ये जो आदि महोत्सव मनाया जा रहा है 2017 में शुरू किया गया था। और ये जो जनजातीय क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं, जो आदिवासी लोग हैं, उन्हें जन सामान्य लोगों के बीच में तालमेल बिठाने के लिए सहज कैसे बनाया जाए, इसके लिए ये महोत्सव मनाया जाता है। ताकि जैसे सामान्य लोग अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, वैसे ही आदिवासी लोग भी केवल वनों पर निर्भर न रहकर लोगों की तरह, सामान्य लोगों की तरह अपना जीवन व्यतीत करें। इस कार्यक्रम को ट्राइफेड एक ऐसी संस्था है जो जनजातीय क्षेत्रों के विकास के लिए, उनके द्वारा बनाए गए उत्पादों को बाजार में लाने के लिए, उन उत्पादों को बेचने के लिए, उनको और अधिक ज्यादा प्रोत्साहित कैसे किया जाए, इन सब क्षेत्रों के लिए कार्य करती है ट्राइफेड। तो ये कार्यक्रम ट्राइफेड के द्वारा ही एक वर्चुअल मोड में आयोजित किया गया, क्योंकि कोरोना चल रहा है। कोरोना के कारण अधिकांश कार्यक्रम वर्चुअल मोड में ही आयोजित किए जा रहे हैं। तो इस कारण से आदि महोत्सव का आयोजन भी ट्राइफेड के द्वारा आभासी मोड में, वर्चुअल मोड में किया गया। अब चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिहाज से तो काफी इंपॉर्टेंट है, और खासकर महिला सशक्तिकरण के लिए। टॉपिक है ओरुनोडोई योजना। ये योजना असम सरकार के द्वारा शुरू की गई है। और इस योजना को शुरू करने का उद्देश्य ये है कि असम के 18 लाख परिवारों को वित्तीय सहायता दी जा सके। और इस योजना के अंतर्गत हर एक महीने, प्रत्येक महीने 830 रुपए परिवार की महिला सदस्य में से किसी एक सदस्य के बैंक खाते में स्थानांतरित किए जाएंगे। और ये राज्य की महिला को सशक्त, सारी महिलाओं को, राज्य में रहने वाली सारी महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए सबसे बड़े सुधारों में से एक है। तो मेंस में देख रहे हैं कि इस समय जो वीकर सेक्शन है, कमजोर वर्ग है, कमजोर वर्गों में कौन कौन से वर्ग आते हैं? ऐसे वर्ग जिनका पहले कभी शोषण हुआ रहा हो, जैसे महिलाएं हो गई, अल्पसंख्यक हो गए, या निचली जाति से आने वाले लोग हो गए, या बच्चे हो गए। ये सभी ऐसे वर्ग में आते हैं जिन्हें वीकर सेक्शन बोलते हैं। वीकर सेक्शन में महिलाएं, अल्पसंख्यक, पिछड़े वर्ग के लोग, बच्चे, इन लोगों को मजबूत बनाने के लिए, इनको और अधिक सशक्त बनाने के लिए सरकार के द्वारा लगातार योजनाएं चलाई जा रही हैं। तो उन्हीं योजनाओं में से ओरुनोडोई योजना एक ऐसी योजना है जो असम सरकार की महिलाओं को सशक्त बनाने का कार्य कर रही है। इस योजना को, ओरुनोडोई योजना को, देखिए बार बार मैं किसी भी जो महत्वपूर्ण शब्दावली आती है उसका नाम मैं बार बार इसलिए लेता हूँ ताकि बार बार आप सुनेंगे तो याद हो जाएगा। ओरुनोडोई योजना को असम के 29 जिलों में लागू किया जाएगा। असम में टोटल 32 जिले हैं, लेकिन अभी 29 जिलों में लागू किया जाएगा। और ये ओरुनोडोई योजना असम सरकार की सबसे बड़ी डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, यानी प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना है। देखिए, डीबीटी योजना कौन सी योजना होती है? डीबीटी योजना उस योजना कहा जाता है जिसमें लाभार्थी के खाते में बैंक अकाउंट सीधे सीधे लाभ को, या ये कह सकते हैं कि पैसे को भेज दिया जाता है। जब सीधे उसके अकाउंट में पैसा आ जाएगा तो उसी को ही प्रत्यक्ष लाभ अंतरण
प्रत्यक्ष लाभ अंतरण या डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर कहते हैं। असम के बारे में देखिए, असम भारत के नॉर्थ ईस्ट में एक महत्वपूर्ण राज्य के रूप में है। कल भी देख चुके थे, आज फिर देख लेते हैं। असम ऐसे यहाँ पर असम है, ऊपर इसके अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, यहाँ पर देखिए, फिर मणिपुर है, फिर नीचे मिजोरम है, और इसका सबसे बड़ा शहर गुवाहाटी है। राजधानी सभी को पता होगा दिसपुर है। मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल हैं और राज्यपाल जगदीश मुखी हैं। लोकसभा में टोटल 14 सीटें हैं, राज्यसभा में 7 सीटें हैं, और असम का जो राज्य नृत्य है वो बिहू है, याद रखिएगा। अब अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। अगला टॉपिक ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के बारे में है। भारतीय नौसेना ने 1 दिसंबर को एंटीशिप मोड में ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। देखिए, सुपरसोनिक मिसाइलें क्या होती हैं? सुपरसोनिक मिसाइलें ऐसी मिसाइलें होती हैं जिनकी गति, जिनकी स्पीड 2 से 3 मैक के बीच में होती है। मैक की स्पीड की बात करें तो एक जो मैक होता है वो लगभग 1225.04 किलोमीटर प्रति घंटे के स्पीड का होता है, यानी कि 2 से 3 मैक के बीच, यानी कि लगभग 2500 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जो भी मिसाइल अपनी दूरी तय करती है, अपनी स्पीड को मेंटेन रखती है, तो ऐसी मिसाइल सुपरसोनिक मिसाइल कहलाती है। और इसकी स्पीड ध्वनि की, साउंड की स्पीड से तेज होती है। साउंड की स्पीड आप जान रहे होंगे 343 मीटर पर सेकंड होती है, और ध्वनि की गति से तेज ये चलती है सुपरसोनिक मिसाइल। ब्रह्मोस सुपरसोनिक जो क्रूज मिसाइल है, ये मध्यम दूरी की रैमजेट सुपरसोनिक मिसाइल है, जिसे जमीन से, पानी से और हवा से कहीं से भी दागा जा सकता है। जमीन से मतलब बेस जमीन पे होगा, यहाँ से भी दागा जा सकता है। पानी का मतलब वो किसी भी पानी में चलने वाले जो जहाज हैं, उन जहाजों से भी इसको दागा जा सकता है। और हवा से, हवा का मतलब है किसी भी एयरशिप से इसको चलाया जा सकता है अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, अपने लक्ष्य को भेदने के लिए। इसका जो विकास हुआ है भारत की डीआरडीओ और रूस की एनपीओएम, जैसे भारत में भारत के रक्षा संबंधी मामलों में डीआरडीओ विकसित करती है रक्षा उपकरणों को, वैसे ही रूस की कंपनी एनपीओएम रूस के रक्षा उपकरणों को विकसित करती है। इन दोनों एजेंसियों के द्वारा मिल करके ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को डेवलप किया गया है। इसका नाम भारत और रूस की 2 नदियों के नाम पर रखा गया है। भारत की ब्रह्मपुत्र और रूस की मोस्कवा नदी के, ये देखिए नाम लिखा हो, मोस्को नदी के नाम से मिला करके ब्रह्मोस नाम बना दिया गया है। 2001 में ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल को लॉन्च किया गया था। तब से इसमें नए एडिशन जोड़ते जा रहे हैं और उसका उन्नत संस्करण लाया जाता रहा है। दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, और ये फायर एंड फॉरगेट, यानी कि दागो और भूल जाओ के सिद्धांत पे कार्य करता है। यानी कि एक बार आपने दाग दिया, इसको छोड़ दिया, तो जो इसका टारगेट है इसको नष्ट करने के बाद ही आएगा, इसलिए इसको दागो और फिर भूल जाओ, यानी कि अपना एक काम करके वापस, अपना काम ये पूरी दक्षता के साथ कर देगा। ये भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना के साथ मिलकर के कार्य कर रहे हैं, यानी तीनों सेनाओं के पास ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल उपलब्ध है। अधिकतम जो इसकी स्पीड है ये 2.8 मैक की है। इसमें 12.25 का गुणा करा लेंगे तो जान जाएंगे कितनी स्पीड पर घंटे के हिसाब से चलती है। अब अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। अगला टॉपिक, भारत ने मेघालय में बिजली वितरण के लिए एशियाई विकास बैंक से ऋण लिया है, उससे संबंधित है। मेघालय में विद्युत वितरण क्षेत्र को मजबूत करने के लिए और उसे और आधुनिक बनाने के लिए एशियाई विकास बैंक से भारत ने $132.8 मिलियन का ऋण लिया है और उस ऋण के लिए समझौता किया हुआ है। ये फंड भारत ने मेघालय के लिए इसलिए लिया है ताकि बिजली की गुणवत्ता में सुधार किया जा सके, और ये फंड एडीबी के जापान फंड के अनुदान के अंतर्गत प्रदान किया गया है। ये जो फंड मिला है मेघालय को, इससे
बिजली के जो सब स्टेशन है उनका डेवलपमेंट, उनका विकास किया जाएगा, उनका नवीकरण किया जाएगा, कंट्रोल रूम में जो उपकरण है वो उपलब्ध कराए जाएंगे, सुरक्षा प्रणाली को मजबूत किया जाएगा और वितरण लाइनों को अपग्रेड किया जाएगा। ये मेघालय के विद्युत वितरण निगम लिमिटेड की वित्तीय रोड मैप बनाने में और वितरण क्षेत्र को डिफाइन करने में भी हेल्प करेगा ये फंड। एशियाई विकास बैंक के बारे में देखिए, 1966 में स्थापित किया गया एक क्षेत्रीय विकास बैंक है। इस विकास बैंक संगठन में 68 देश हैं, यानी कि 68 देशों ने मिलकर के एशियाई विकास बैंक को बनाया हुआ है। इसकी संरचना में 68 देश शामिल हैं, जिनमें से 49 देश एशियाई प्रशांत क्षेत्र से हैं। वर्तमान अध्यक्ष इसके मासुगु अशिकावा हैं और इसके अतिरिक्त एक अध्यक्ष के अतिरिक्त इस एशियाई विकास बैंक में 6 उपाध्यक्ष होते हैं। भारत की तरफ से अशोक लवासा थे और उनके रिटायरमेंट के बाद अब वर्तमान में दिवाकर गुप्ता एडीबी के उपाध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहे हैं। एशियाई विकास बैंक, एशियाई डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय मांड्यायुंग फिलीपींस का एक प्रांत है और यहीं पर ही इसका मुख्यालय एशियाई विकास बैंक का। अब चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस, जो कि 2 दिसंबर को मनाया गया था। ये इसलिए मनाया जाता है क्योंकि भोपाल गैस त्रासदी हुई थी 2 से 3 दिसंबर को, तो उन्हीं लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए और पर्यावरण प्रदूषण के भयानक परिणामों के बारे में जागरूकता लाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है, ताकि औद्योगिक आपदाओं के बारे में लोगों को जागरूक और बेहतर ढंग से जागरूक किया जा सके, ताकि अब फिर कभी भोपाल गैस त्रासदी जैसी घटना ना घटे। ये जो भोपाल गैस त्रासदी हुई थी, ये मिसाइल आइसोसाइनेट गैस के रिसाव के कारण हुई थी और ये यूनियन कार्बाइड संयंत्र से रिसाव हुआ था इस गैस का, और रिसाव के कारण ही कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। भारत के राष्ट्रीय स्वास्थ्य पोर्टल के अनुसार हर साल 7 मिलियन लोग पर्यावरण प्रदूषण के कारण मरते हैं। इस वर्ष का जो राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाया गया, इसका विषय था कि प्रदूषण नियंत्रण उपायों के बारे में जागरूकता बढ़ाना और प्रदूषण के परिणामों को रोकने के तरीकों के बारे में लोगों को शिक्षित करना। विषय क्या था इस बार का? प्रदूषण नियंत्रण उपायों के बारे में जागरूकता बढ़ाना और प्रदूषण के परिणामों को रोकने के तरीकों के बारे में लोगों को शिक्षित करना है। अब चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक बीएसएफ के स्थापना दिवस से संबंधित है। बीएसएफ ने अपना 56वां स्थापना दिवस मनाया, 1 दिसंबर को मनाया था, क्योंकि इसकी स्थापना 1 दिसंबर 1965 को हुई थी, तो इस कारण से 1 दिसंबर को ये अपना स्थापना दिवस मनाता है। और इसकी स्थापना भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद हुई थी। वर्तमान में ये पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ जो सीमाएं लगी हुई हैं भारत की, उनमें अपनी सेवाएं दे रहा है। बीएसएफ यानी सीमा सुरक्षा बल, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। ये गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है और राकेश अस्थाना वर्तमान में सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक हैं। और सीमा सुरक्षा बल का जो आदर्श वाक्य है वो याद रखिएगा, जीवन पर्यंत कर्तव्य है। अब चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक लोकसभा अध्यक्ष ने, लोकसभा अध्यक्ष कौन है याद रहना चाहिए आपको, नहीं याद है तो देख लीजिए, ओम बिरला हैं। इन्होंने उत्पल कुमार सिंह को लोकसभा का महासचिव नियुक्त किया है। उत्पल कुमार सिंह ये कैबिनेट सचिव के स्तर की रैंक होगी इनकी, और ये भारत की जो पहली महिला महासचिव स्नेहलता श्रीवास्तव, उनकी जगह इनको नियुक्त किया गया है। याद रखिएगा इस पॉइंट को भी कि भारत की जो पहली महिला महासचिव वो कौन था, वो स्नेहलता श्रीवास्तव थी। इन्हीं की जगह पर उत्पल कुमार सिंह को नियुक्त किया गया है बतौर लोकसभा का महासचिव। कार्य क्या होता है लोकसभा के महासचिव का? लोकसभा के महासचिव का कार्य लोकसभा स्पीकर को और सदस्यों को सलाह देने का कार्य करता है, यानी स्पीकर और सदस्यों के सलाहकार के रूप में कार्य करता है। और संसदीय कार्यों और संसद की जो प्रक्रिया है और संसद की जो प्रथाएं हैं उनके बारे में यदि उनको सलाह चाहिए होती है तो ये महासचिव ही उन्हें सलाह देने का कार्य करता है।
इस महासचिव का, लोकसभा के महासचिव का जो चयन है वो लोकसभा अध्यक्ष करता है, और ये अध्यक्ष के प्रति ही, लोकसभा का जो महासचिव है ये लोकसभा के अध्यक्ष के प्रति ही जवाबदेह होता है। इस करंट अफेयर को पूरा का पूरा याद रखिएगा, क्योंकि ये पॉलिटी के सेगमेंट में प्रीलिम और मेंस दोनों में पूछा जा सकता है। तो पहला तो ये कि जो लोकसभा अध्यक्ष है वो लोकसभा महासचिव को नियुक्त कर सकता है। इस लोकसभा महासचिव का कार्य क्या होता है? ये कार्य होता है कि ये लोकसभा अध्यक्ष और सदस्यों को संसदीय कार्यों, संसदीय प्रक्रिया और संसदीय प्रथाओं पर सलाह देने का कार्य करता है। और वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है? उत्पल कुमार सिंह हैं। इससे पहले जो लोकसभा के महासचिव थे वो कौन? वो स्नेहलता श्रीवास्तव थी, जो कि भारत की पहली महिला महासचिव थी, और 1 दिसंबर 2017 को उनको इस पद पर नियुक्त किया गया था। आज के करंट अफेयर्स में बस इतना ही। अगर आप यूपीपीसीएस के प्रीलिम और मेंस से संबंधित किसी भी तरह की जानकारी लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टेक्ट नंबर दिया गया है और पोर्टल की डिटेल भी दी गई है, वहीं पर जाकर के आप सारी जानकारी ले सकते हैं। अगर आप कोई क्वेरी करना चाहते हैं इसके अतिरिक्त भी यूपीएससी, आईएएस के एग्जाम या सिविल सर्विसेज के किसी भी एग्जाम्स को लेकर के, तो दिए गए नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं, आपको ट्रू गाइडेंस दिया जाएगा। इस करंट अफेयर की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया गया है, उस टेलीग्राम चैनल पर जाकर के आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं। जय हिंद।